हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडी सर आपको सुक्रोस और माल्टोस दोनों की संरचना में बता चुका हूँ। बताओ कोई परेशानी है क्या? बना सकते हो नहीं बना सकते? आपन को क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई सुक्रोस के जल अपघटन से अपन को 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। माल्टोस के जल अपघटन से भी अपन को 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है और लैक्टोस के जल अपघटन से भी अपन को 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी वो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं वो प्राप्त होती है, वो अपन को याद रखनी पड़ती है, जब तो अपन इनकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो सुक्रोस से अपन ने बताया कौन कौन सी प्राप्त होती है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बताई थी अपन ने बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरी अपन ने बताई थी माल्टोस में दोनों इकाई किसकी प्राप्त होती है? अल्फा डी ग्लूकोज की। तीसरी यदि अपन बात करें लैक्टोस की, तो देखो इधर लैक्टोस का सूत्र भी वही होता है C12H22O11। इसका जब अपन वही हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो वही C6H12O6 और C6H12O6 ये बनता है। एक बनता है बीटा डी गैलेक्टोस और एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज और एक बनता है बीटा डी गैलेक्टोस। दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं, दोनों का सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है, चाहे वो डी ग्लूकोज हो, गैलेक्टोस हो, चाहे वो मेनोस हो। ठीक है, अब तुम ये देख लो कि अपन को ये याद रखना है कि बीटा डी गैलेक्टोस का कौन सा कार्बन? C1। कौन सा कार्बन? C1। और बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? C4। दोनों किससे जुड़ जाएंगे? ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ जाएंगे। तो बस अब अपन को क्या करनी है, इसके स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है और दोनों के इसके पहले कार्बन और इसके चौथे कार्बन को अपन को जोड़ देना है। तो किसकी संरचना बन जाएगी? लैक्टोस की संरचना बन जाएगी। इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। कौन सी शर्करा? दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी दूधों में पाई जाती है, तो इसका मतलब मीठी शर्करा है। और दूसरी बात, माल्टोस, लैक्टोस, ठीक है ना, जिनका नाम एस से चालू होता है वो अनअपचायक शर्करा होती है और सारी अपचायक। तो ये कैसी शर्करा है? अपचायक शर्करा है। संरचना बनाओ तो देखो इधर वही ग्लूकोज में पायरेनोस संरचना बना दो। बोलो, ये लो, एक बना दी ये। एक ये बना दी, एक गैलेक्टोस के लिए और एक ग्लूकोज के लिए। ये लो, सफ़ेद वाली तो मैंने लिख दी बीटा डी गैलेक्टोस और ये लिख दी येलो वाली बीटा डी ग्लूकोज। काउंटिंग कर लो, C1 2 3 4 5। इसकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये कौन सी है? बीटा है। तो इसका मतलब ये कौन सी साइड है अपन ने बताई थी? ये बताई थी अपन ने, ये जो बिंदी लगा रहे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। कौन सी साइड है? ये लेफ़्ट साइड है। कौन सी साइड है? लेफ़्ट। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, ये साइड लेफ़्ट है बिंदी वाली। कोई परेशानी? और इसमें भी लगा लो भैया, ये बिंदी वाली लगा लो, ये बिंदी वाली लगा लो, ये बिंदी वाली, ये बिंदी वाली और ये बिंदी वाली। कौन सी साइड है? लेफ़्ट साइड। अब आप बताओ ये कौन सा है? बीटा है। तो बताओ मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूँगा? OH। क्या जोड़ दूँगा? OH, क्योंकि इसमें बीटा का मतलब है OH समूह कहाँ आएगा? बाईं साइड। तो नीचे कौन आएगा? H। ठीक है, यहाँ देख लो पहले तुम बाईं साइड। एक चीज़ और ध्यान रखना, चाहे वो ग्लूकोज हो, पहले ग्लूकोज की बना देता हूँ, इससे कन्फ्यूजन हो। ये भी कौन है? बीटा। ये लो,
ये मैंने OH कहाँ लगा दिया, बाईं साइड। अपन जानते हैं कि ग्लूकोज की तीसरे नंबर पर OH समूह बाईं साइड होता है, जबकि जितनी भी बाईं साइड होती है सब में कौन होता है, देख लो संरचना में H होता है। तो जहाँ भी H है वहाँ H लगा दो, ये H, ये H, ये H। लेकिन अपन ने बताया कि तीसरे नंबर पर ग्लूकोज की संरचना में बाईं साइड कौन होता है, OH, और बाकी जो बाईं साइड है उस वहाँ पर कौन होता है, H। क्लियर। तो अपन को ये याद रखना, जो भी स्ट्रक्चर बनानी है, बीटा है तो OH को बाईं साइड लगा दो, अल्फा होता तो OH को कहाँ लगा देते, दाईं साइड। और 3 नंबर पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 3 नंबर पर या फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर में 3 नंबर पर, ठीक है ना, बाईं साइड कौन होता है, OH, बाकी सभी बाईं साइड कौन होगा, H। तो ये अपन ने बना दिया। अब बैलेंस कर लो। तो देखो इधर यहाँ OH है तो यहाँ H लगा देंगे, यहाँ H है तो यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ OH है तो यहाँ H लगा देंगे, यहाँ H है तो यहाँ OH लगा देंगे, और यहाँ H है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH। ये किसकी बन गई, बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में कोई अंतर नहीं होता, चौथे कार्बन का विन्यास अपोजिट होता है, बाकी संरचना समान रहती है। तो देख लो इसमें भी चौथा नंबर पे कौन है, इसमें H ऊपर है तो इसमें H नीचे लगा दो, और OH कहाँ है, नीचे, तो इसको कहाँ लगा दो, ऊपर। बस बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो बताओ इसमें देख लो, वही H, OH और ये H, और यहाँ पर कौन है, OH, H और CH2OH। ठीक है, ये संरचना बन गई। तो अपन को याद रखना 3 नंबर पे बाईं साइड कौन लगाना है, H लगाना है, बाकी सब बाईं साइड में कौन आएगा, H। ठीक है, ये बीटा है इसलिए OH आया, अगर अल्फा होता तो यहाँ पे भी बाईं साइड में कौन आता, H आता। ये अल्फा बीटा पर डिपेंड करेगा, अगर बीटा है तो OH को लेफ्ट लगा दो, ठीक है, और यदि अल्फा है तो OH को कहाँ लगा देना, राइट साइड लगा देना। अब अपन ने बताया बीटा डी गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन, बोलो, C1 कार्बन। कौन सा कार्बन, C1। तो ये रहा इसका C1 बीटा डी गैलेक्टोज का, और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C4। ये रहा C4, इसका OH ये रहा, इसका OH ये रहा। ठीक है, दोनों पे से H2 निकल जाएगा और दोनों किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया, ये कौन सा बंद हो गया, C1 बीटा, क्योंकि ये भी बीटा है ये भी बीटा है, तो बीटा C1 या बीटा 1,4 भी लिख सकते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंद। तो ये क्लियर हुआ, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है वो मोनोसेकेराइड इकाइयों को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये लैक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई, किसकी, लैक्टोज, जिसे अपन दुग्ध शर्करा कहते हैं। ठीक है ना। स्टार्च की संरचना, ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अल्फा एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अल्फा एमाइलोज ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है और ये 80 से 90% भाग बनाता है। ठीक है, ये जल में विलय होता है, ये जल में अविलय होता है। ये कैसा बहुलक होता है, अशाखित बहुलक होता है। अशाखित मतलब रेखीय बहुलक, और ये कैसा बहुलक होता है, शाखित। ठीक है, अब देखो जैसे अपन अल्फा एमाइलोज की बात करते हैं तो ये किसका बहुलक होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है। किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो देखो बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज की अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, ये पायरेनॉस संरचना बना दो, ये लो, ये लो। ये वाली साइड कौन सी होती है जो रेड पॉइंट से लगा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड। कौन सी साइड है ये, लेफ़्ट साइड। तो बताओ लेफ़्ट में 3 नंबर पर कौन होता है, OH। बाकी सब जगह कौन होता है, ध्यान रखो अपन को अल्फ़ा का बनाना है। ये 1,
ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो यहाँ सब जगह लेफ़्ट में कौन होता है? H होता है। अपन ने HH लगा दिया, यहाँ H है, तो बताइए नीचे क्या होगा? OH। यहाँ ऊपर OH है तो यहाँ H होगा, यहाँ H है तो OH होगा, और यहाँ H है तो यहाँ पर क्या होगा? CH2OH होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोस है, तो अल्फ़ा का मतलब OH का होगा नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या होगा? H। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर कैसी बना दी? अल्फ़ा डी ग्लूकोस की। ठीक है ना। अब देखो रेखीय बहुलक है तो अपन को ऐसी की ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो अपन को और बनानी पड़ेगी। मैं 2 बना रहा हूँ, 2 में से देख लेना आप ऐसा कैसा बना दो। ये इसको रेड से ही बना लो, इससे पता रहेगा। तो बिल्कुल ऐसी कैसी बना लो, H H OH H H। ठीक है, एक जैसी बना लो, CH2OH OH H OH और ये OH। अब ये रेखीय बहुलक है तो अपन इसको कितनी भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अपन को जोड़ना है, और जोड़ना है तो इसमें कौन से बंध से जोड़ना है? ये पहला पॉइंट, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा। एक इकाई का पहला, दूसरी इकाई का चौथा। तो बताइए क्या वहाँ निकल जाएगा? OH OH OH। 2 OH में से क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकल जाता है तो ये संरचना किधर से जुड़ जाएगी? O से जुड़ जाएगी। इसी प्रकार इसका पहला कार्बन है तो यहाँ से क्या होगा? ये OH निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से भी क्या निकलेगा? OH। तो क्या बाहर निकल जाएगा? अब देखो जो अगली स्टेप आएगी तो अपन अगली स्टेप बना सकते हैं। यहाँ O लगा दो, ठीक है। आगे सारी स्ट्रक्चर एक जैसी बन जाएगी। OH OH है तो यहाँ क्या आ जाएगा? O। और बाकी जैसी की जैसी जुड़ी हुई है यहाँ पर है तो O आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा दो। यहाँ पर भी O आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये रेखीय बहुलक की ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होगी। अब आप देखो यहाँ जो भी चीज़ लिखी हुई है, यहाँ CH2OH लिखा हुआ है तो यहाँ CH2OH लिख दो, जैसा इसमें है वैसा का वैसा लिख दो। मेन चीज़ ये है जो मैंने आपको बता दी, H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा? O। तो यहाँ O जुड़ जाएगा जिसे अपन C4 ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ C4 है तो अगली इकाई का C1 कार्बन होगा, यहाँ C1 है तो अगली इकाई का C4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना आगे बढ़ती हुई चली जाती है, और सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती है? सेम रहती है। तो आप मिलान कर लो, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, देखो कोई अंतर है क्या? तो ये किसकी संरचना हो गई? ये अल्फ़ा एमाइलोस की संरचना हो गई। तो अल्फ़ा एमाइलोस, ठीक है ना। तो ये रेखीय बहुलक होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोस इकाइयों का, और ये सारी की सारी इकाइयाँ C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। तो देखो अपन ने अभी एमाइलोस की संरचना देखी थी, अब एमाइलोपेक्टिन की संरचना देखो। यहाँ देखो मैंने ये क्या बनाया है, ये अपन ने अल्फ़ा एमाइलोस की संरचना है जो कैसा बहुलक होती है? रेखीय बहुलक। ठीक है, जो अपन जानते हैं ये रेखीय जो बहुलक होता है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोस इकाइयों का रेखीय बहुलक होता है। तो ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोस है, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोस है, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो ये कैसा बहुलक हो गया था? रेखीय बहुलक, जो किसकी संरचना थी? एमाइलोस की। इसी प्रकार अपन इसको देखें तो ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोस है, अल्फ़ा डी ग्लूकोस है। इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। ये अपन ने आवर्त सूत्र बनाया जिसमें 3 नंबर पे बाईं साइड OH होता है, ठीक है, और बाकी बाईं साइडों में H होता है। ठीक है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब अपन ये देखते हैं कि ये भी अगर अपन इन दोनों संरचनाओं को देखें तो ऊपर की संरचना भी अल्फ़ा एमाइलोस की रेखीय संरचना है, और ये भी रेखीय संरचना है। यदि अपन अल्फ़ा एमाइलोस की रेखीय संरचनाओं को या अशाखित संरचनाओं को C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक बंध से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? OH, और यहाँ पर भी क्या होता है? OH। तो H2O बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे?
ये लो, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला देखो, ये C1 हो गया और ये कौन सा कार्बन हो गया, छठा कार्बन हो गया। तो ये कौन सा है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध। और जब अशाकित संरचनाएं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ जाती है तो ये जो संरचना बन जाती है वो किसकी संरचना बन जाती है, एमाइलोपेक्टिन की संरचना बन जाती है। जो कैसा बहुलक है, ये शाकित बहुलक है। कैसा बहुलक है, शाकित। तो ये एमाइलोपेक्टिन की संरचना है। तो अपन को क्या करना है, अपन को एमाइलोज की संरचना याद रखिए। एक चीज़ और, अगर अपन पे माल्टोज की संरचना आती है, क्योंकि माल्टोज में भी अपन क्या करते थे, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों को 1,4, कौन सा, ये 1 और ये 4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जोड़ देते थे। तो अपन ने अगर केवल इतनी सी स्ट्रक्चर बनाई तो ये किसकी संरचना बन जाएगी, माल्टोज की। और ये अपन ने डेड डैश का निशान लगा दिया तो अल्फा एमाइलोज की, और इसको 1,6 से जोड़ दिया तो ये संरचना बन जाएगी एमाइलोपेक्टिन की, ठीक है ना। तो वही है, ये भी अल्फा डी ग्लूक, ये ऐसा मान लो 2 संरचना इधर बना देना, 2 नीचे बना देना, दोनों को 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध से जोड़ देना, ठीक है। तो एक क्लियर, ठीक है ना। तो एमाइलोपेक्टिन की संरचना कंप्लीट हो गई ना। तो अब देखो सेलुलोज की संरचना। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक होता है। अपन ने देखा था जो स्टार्च होता है जिसमें मैक्सिमम एमाइलोपेक्टिन होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का शाकित बहुलक होता है, लेकिन सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का। तो यही चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है कि जो स्टार्च आ जाता है तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज ध्यान रखना है, क्योंकि वो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। और यदि सेलुलोज आ जाता है तो इसमें बीटा। तो दोनों में अंतर भी जानते हो कि अल्फा आता है तो OH दाईं साइड लगेगा और बीटा का मतलब बाईं साइड लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सारी स्ट्रक्चर वही है। OH बाईं साइड 3 नंबर पे होता है, बाकी सारी जगह बाईं साइड में कौन होता है, H होता है। ये सारी बाईं साइड मैंने क्या लगा दिया, H लगा दिया, ठीक है। अब दाईं साइड क्या होता है, यहाँ H है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसको अपन आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ CH2OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, यहाँ पर OH। इसी प्रकार इसमें देखो बाईं साइड यहाँ पर कौन होगा, H, यहाँ H, यहाँ पर बाईं साइड कौन होगा, H होगा, ठीक है। और दाईं साइड कौन होगा, ये लो CH2OH, और यहाँ पर OH है तो यहाँ H, यहाँ H है तो OH। अब देखो बीटा की बात करें तो बीटा में OH कहाँ होता है, बाईं साइड, और नीचे कौन होगा, H। इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले नंबर कार्बन पे बीटा पे OH ऊपर होगा और यहाँ पर कौन होगा, H। अब मैंने OH यहाँ पर क्या होगा, दाईं साइड OH, यहाँ पे भी दाईं साइड क्या होगा, OH। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अब आप यहाँ देखो कि जो जगह मैंने खाली छोड़ी है वहाँ पर कौन है, OH, और यहाँ पे भी कौन है, OH, ठीक है। इसमें भी देखो स्टार्च के अंदर अपन ने अल्फा एमाइलोज में देखा कि वो दोनों इकाइयाँ किससे जुड़ी रहती है, सारी इकाइयाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से। तो सेलुलोज के अंदर भी बीटा डी ग्लूकोज जो इकाइयाँ होती हैं वो किससे जुड़ी रहती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, तो बंध वही रहता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक। तो देखो ये पहले का 1 और दूसरे का 4, यहाँ OH है, यहाँ OH है, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक इसी प्रकार ये खाली जगह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। यहाँ खाली है तो यहाँ आ जाएगा O, और ये इस प्रकार से इकाइयाँ जुड़ती हुई चली जाएगी। अब मैंने यहाँ 2 लिए, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ये डॉट 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 जो अपन बनाते हैं वो निशान बना दिया करो। इसका मतलब होता है कि ये जो संरचना है वो आगे तक इसी प्रकार से चलती हुई रहेगी। तो दोनों में अंतर देखो एमाइलोस और सेलुलोस की संरचना में कि वहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, यहाँ पे भी 1,4 है। फ़र्क इतना है, वहाँ अल्फ़ा की जुड़ती है और यहाँ बीटा की जुड़ती है, ठीक है ना। बोलो ये किसकी संरचना हो गई, सेलुलोस की। कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है ना। तो अपन को बस माल्टोस की संरचना याद रखनी है, माल्टोस से सबकी संरचना बन जाएगी। तो ये तुम्हारी सारी संरचनाएं खत्म।